आज तक हमारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण वीडियोज में से एक होने वाली है। आज की वीडियो में हम कुछ इन बातों को सीखने वाले हैं। पहली बात होगी सेक्शन 147, सेक्शन 148, 149 आईपीसी को किसी केस में से कैसे हटाया जाता है। दूसरी बात है चार्ज फ्रेम करने में सेक्शन 212 सीआरपीसी के साथ साथ सेक्शन 213 सीआरपीसी भी बराबर का महत्वपूर्ण होता है। तीसरी बात है चार्ज फ्रेमिंग के समय सेक्शन 213 सीआरपीसी का उल्लंघन करने पर क्या नतीजा हो सकता है। चौथी बात है सेक्शन 215 सीआरपीसी तथा सेक्शन 464 सीआरपीसी आरोपी की सहायता कैसे कर पा सकते हैं और कर भी पा सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि सेक्शन 213 सीआरपीसी का उल्लंघन सेक्शन 313 सीआरपीसी का दोष भी कैसे पैदा कर देता है। अंतिम पॉइंट है कि वास्तविक केसेस में कोर्ट के अंदर 313 सीआरपीसी के सवाल कैसे पूछे जाते हैं वह भी हम आपको यहाँ एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। वास्तविक सवाल जैसे पूछा गया था वो आपको दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कहना चाहेंगे कि इन 5 सवालों को एक बार दोबारा पढ़ें। ये 5 सवाल नहीं है, आपके क्रिमिनल ट्रायल के शुरू से अंत तक को निर्धारित करने वाले 5 नियंत्रक हैं। ये पूरे केस की एक एक बात को तय करते हैं। अतः इन 5 सवालों को एक बार दोबारा पढ़कर इन सवालों के गहरे अर्थों को दोबारा से समझ लें। एक और बात, जो कानून के ज्ञाता हैं और जो विद्यार्थी हैं वे भी इस वीडियो को देखते हुए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को अपने साथ रखें। समय अभाव के कारण कि कहीं वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, हम केवल उस सेक्शन का अर्थ ही यहाँ आपके साथ डिस्कस कर पाएंगे। उसकी पूरी परिभाषा को देखने के लिए आपको सीआरपीसी की रेफरेंस देनी ही होगी। आरोपी के मुताबिक गांव में लड़ाई हुई थी। आरोपी नंबर 1 कालीचरण, आरोपी नंबर 2 याद प्रकाश, आरोपी नंबर 3 दीवान सिंह व आरोपी नंबर 4 शकुंतला देवी ने आरोपी बंगाली के साथ मिलकर हरपाल सिंह की हत्या कर दी थी। आरोपी 2 पर मृतक को 4-5 गोलियां मारने का आरोप था। बंगाली ने छुरे से एक लड़की रानी का पेट फाड़कर उसकी हत्या कर दी थी। अन्य आरोपियों 1, 3 व 4 के पास दूसरी किस्म के हथियार थे। आरोपियों के और कुछ बीच बचाव करने वालों को भी चोटें लगी हुई थी। ट्रायल कोर्ट ने इन सब आरोपियों को सजा कर दी थी। बंगाली ने अलग से अपील की थी और शेष आरोपियों ने अलग से अपील की थी। ये सारी अपीलें हाई कोर्ट के सामने की गई थी। हाई कोर्ट ने उन सभी अपीलों को खारिज कर दिया था। बंगाली को छोड़कर बाकी 4 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील की थी। आरोपी दीवान सिंह ने कहा कि वह घटना वाले दिन नाबालिग था, कम आयु का था, अतः उसका ट्रायल गलत किया गया है। नियम है कि नाबालिग उम्र के आरोपी की यदि 18 वर्ष से कम आयु है तो उसके लिए अलग से ट्रायल जेजीबी के नियमों के द्वारा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के नियमों के द्वारा अलग से चलाया जाएगा। तो इसके इस तर्क को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट जज से इसकी इंक्वायरी करवाई तो उस इंक्वायरी में वह नाबालिग ही निकला। अतः 1 जुलाई 2021 के ऑर्डर के द्वारा उसको रिहा कर दिया गया। आप नोट कर लीजिए कि यह एक स्थापित नियम है कि घटना के समय किसी आरोपी के नाबालिग होने का मुद्दा किसी भी कोर्ट के सामने कभी भी उठाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब आरोपी की आयु का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया हो और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रिलीफ दिया हो। जब भी आयु का मुद्दा कोर्ट के सामने उठाया जाएगा तो उसमें पूरी इंक्वायरी की जाएगी और यदि आरोपी सच में नाबालिग मिलता है तो उसे कानून का लाभ दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आरोपी दीवान सिंह अपनी आयु के आधार पर इस केस में बरी हुआ तो इससे पूरे के पूरे मुकदमे में एक नाटकीय परिवर्तन आ गया। दीवान सिंह के बरी होने से आरोपियों की संख्या 5 से कम हो गई और जैसे ही संख्या 5 से कम हुई तो उन सभी बाकी बचे हुए आरोपियों पर सेक्शन 147, सेक्शन 148, 149 आईपीसी का आरोप अपने आप समाप्त हो गया। आप सभी को यह ज्ञात ही होगा कि सेक्शन 147, 48, 149 इन सभी आरोपों के लिए आरोपों की संख्या 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए। इसीलिए जब आरोपियों के ऊपर से सेक्शन हट गए तो आरोपियों के एडवोकेट की बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी अपील करने वाले अभियुक्तों पर से इन सेक्शंस को हटा दिया। लेकिन असली घटनाक्रम तो अभी बाकी है। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। केस का नाम है कालीचरण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश।
क्रिमिनल अपील नंबर 122 ऑफ 2021 है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका ने इसे दिसंबर 14, 2022 यानी कि अभी पिछले महीने ही इसको डिसाइड किया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के चैप्टर 17 में चार्ज फ्रेम करने के नियम दिए गए हैं और यह चार्ज इसलिए फ्रेम किया जाता है ताकि आरोपी को पता हो कि प्रोसिक्यूशन किस आरोप को उसके खिलाफ साबित करना चाहता है ताकि वह अपने आप को प्रभावशाली ढंग से बचा पाए। चैप्टर 17 सीआरपीसी के दो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं, सेक्शन 212 सीआरपीसी और सेक्शन 213 सीआरपीसी। सेक्शन 212 सीआरपीसी में लिखा है कि आरोपी के चार्ज फ्रेम करते समय उसमें अपराध का समय, उसका स्थान और जिसके खिलाफ अपराध किया गया है उस व्यक्ति का उल्लेख होना चाहिए। इसी तरह सेक्शन 213 सीआरपीसी के अनुसार वह तरीका भी बताया जाना चाहिए जिसमें कि अपराध कारित किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे मर्डर हुआ हो तो वह पीट कर हुआ है या गोली मारकर हुआ है या जला कर हुआ है या सूली पर लटका कर हुआ है, यह बात भी चार्ज फ्रेमिंग में लिखी जानी चाहिए। यदि तलवार से मर्डर का आरोप है तो गोली से मर्डर का एविडेंस आने पर चार्ज को प्रूव हुआ नहीं कहा जा सकेगा। आप सभी को इस समय पर सेक्शन 213 और सेक्शन 212 सीआरपीसी दोनों ही ये सेक्शंस सीआरपीसी की किताब से पढ़ लेने चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि यदि फ्रेम किया गया चार्ज आरोपी को इन सारी बातों का नोटिस नहीं देता है तो आरोपी अपनी डिफेंस को यथोचित तरीके से नहीं कर पाएगा। इसी श्रृंखला में दो और कानूनी प्रावधान आते हैं। ये है सेक्शन 215 सीआरपीसी जिसमें चार्ज फ्रेमिंग के दौरान होने वाली गलतियों के परिणामों की चर्चा की गई है, और दूसरा है सेक्शन 464 सीआरपीसी जिसमें आरोपी के खिलाफ चार्ज फ्रेम ना करने, गलत तरीके से करने या त्रुटिपूर्ण भाषा के साथ दिखा हो तो उसे फ्रेम करने के परिणामों की बात बताई गई है। ये दोनों सेक्शंस ऐसे हैं जो चार्ज फ्रेम करने के दौरान हुई गलतियों के नतीजे की बात करते हैं। सेक्शन 215 सीआरपीसी कहता है कि चार्ज को तब तक गलत नहीं कहा जा सकेगा जब तक कि वह आरोपी को किसी न किसी तरह से गलत फहमी का शिकार न बनाता हो। उसी तरह से सेक्शन 464 सीआरपीसी के अनुसार यदि चार्ज फ्रेमिंग के दौरान उसे फ्रेम ना किया गया हो या गलत तरीके से किया गया हो या त्रुटिपूर्ण भाषा के साथ किया गया हो और ट्रायल कोर्ट इन गलतियों के रहते हुए भी आरोपी को दोषी करार दे देता है और सजा भी कर देता है तो भी उसमें कानूनी रूप से कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, यदि अपीलेट कोर्ट को अपील के दौरान ऐसा लगता है कि इस चूक से जो चार्ज फ्रेमिंग करते हुए कोर्ट के द्वारा की गई थी, इस चूक से आरोपी के प्रति अन्याय हो गया है तो उसकी दोष सिद्धि, कन्विक्शन और उसकी सजा, सेंटेंस को वह अपीलेट कोर्ट बदल सकता है। वर्तमान केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्ज फ्रेम किया गया है कि गोली से हत्या की गई थी, जबकि प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंस के द्वारा साबित किया है कि उसे जमीन पर गिरने के बाद मारा गया है और उस पर कोई गोली नहीं चलाई गई है। तो एक अपीलेट कोर्ट के रूप में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आरोपी अपने चार्ज से गलतफहमी का शिकार हो गया था, उसके साथ अन्याय हो गया है। गोली से मर्डर का आरोप लगाकर बिना गोली द्वारा मर्डर को सिद्ध करके आरोपी को सजा दे दी गई है और यह उसके साथ एक अन्याय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब चार्ज गलत लगा और एविडेंस चार्ज के विरुद्ध रिकॉर्ड पर आया तो निश्चित रूप से सेक्शन 313 सीआरपीसी का आरोपी का बयान भी गलत होगा, क्योंकि वह गलत सवालों के माध्यम से लिया गया होगा। आप लोग सेक्शन 313 के बारे में यहाँ अपने सीआरपीसी में पढ़ सकते हैं। सेक्शन 313 सीआरपीसी में कोर्ट की पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड के बारे में बताया गया है। इसमें आरोपियों से सेक्शन 313 सीआरपीसी में यह सवाल पूछा गया था। हम आपको सवाल पढ़कर सुनाते हैं। प्रोसिक्यूशन एविडेंस में यह साक्ष्य रिकॉर्ड पर आया हुआ है कि कालीचरण के ललकारने पर आरोपी याद प्रकाश ने अतर सिंह व उसके परिवार को जान से मारने की नीयत से 4-5 गोलियां फायर की थी, जिससे उसका भाई हरपाल सिंह मौके पर ही मर गया। इस बाबत आपको क्या कहना है? इस तरह से 313 के सवाल कोर्ट में पूछे जाते हैं। एडवोकेट्स इसको जानते होंगे और आरोपियों को इसको जान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आरोपी ने जो भी उत्तर दिया हो, लेकिन यह सवाल गलत पूछा गया है, क्योंकि ऐसा तो कोई साक्ष्य केस फाइल के रिकॉर्ड पर कभी आया ही नहीं है। इससे सेक्शन 313 सीआरपीसी का पूरा मकसद ही बेकार चला गया है, चूक गया है। जिसके लिए यह सेक्शन बना था वह बात तो आरोपी से कभी पूछी ही नहीं गई, और जो पूछी गई वह कभी हुई नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय जयदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1963
3 SCR 489 का हवाला दिया। उस केस में लिखा था कि सेक्शन 342 CRPC, जो पुराने कोड में सेक्शन 313 का रूप होता था, वह सेक्शन 342 CRPC हुआ करता था। सेक्शन 342 CRPC में आरोपी को यह मौका दिया जाता है कि वह अपने खिलाफ आई परिस्थितियों को कोर्ट को समझा सके। इसलिए सभी प्रासंगिक परिस्थितियां उसके सामने रखी जानी चाहिए ताकि वह उन्हें जान सके और कोर्ट के सामने उनका स्पष्टीकरण दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत चर्चित केस शरद बिरदीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 4 SCC 116 का भी हवाला दिया। आपको याद होगा, यह शरद बिरदीचंद सारदा वाला केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस का एक मूलभूत केस है और लगभग हर जगह इसका उदाहरण दिया जाता है। इस केस में कहा गया था, अनेक पुराने केसेस के आधार पर यह अब बात पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है कि सेक्शन 313 CRPC के बयानों में जो परिस्थितियां आरोपी के सामने नहीं रखी जाती हैं, उन पर केस का निर्णय देते समय विचार नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो बात आरोपी से पूछी नहीं गई है, उस पर उसका कन्विक्शन नहीं टिकाया जा सकता है। यदि कोई सवाल आरोपी से सेक्शन 313 में नहीं पूछा गया है, तो उसके आधार पर आरोपी का कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है। यह बिरदीचंद सारदा वाले केस में कहा गया था। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की इस अपील को स्वीकार किया और उन्हें सबको दोषमुक्त करार दे दिया। वीडियो के अंत में फिर से निवेदन है कि जो व्यूअर्स थोड़े भी गंभीर हैं, उन्हें इस केस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि यह क्रिमिनल लॉ का एक आधारभूत विषयक केस है। इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो, तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं, जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं। अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।